सबसे डेंजर वार किसके ऊपर आरक्षण ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जजमेंट से। जजमेंट के ऊपर कमेंट करते हुए आपने क्रिमिनल भी बोल दिया, जो कि जजमेंट का पार्ट नहीं था, ना पिटीशन का पार्ट था। जहां सब डिवीजन किया आपने, वहां के परिणाम क्या है? पंजाब का डेटा आपको ये बताता है कि आज भी पंजाब में एजुकेशनल लेवल पे सबसे पीछे रहने वाली कम्युनिटी वाल्मीकि कम्युनिटी, जिनके पास जमीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड मेरिटोरियस जज ने पूछना चाहिए था कि भारत सरकार का आंकड़ा ऐसा क्यों कहता है कि बेसिक एजुकेशन भी दलित, खास करके मजहबी सिख और वाल्मीकि ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप रिजर्वेशन नौकरियों में छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में छोड़ दीजिए। स्कूल के अंदर मुसार बच्चा, दुसाद बच्चा आगे नहीं बैठ सकता है अगर टीचर भूमिहार है। आपको शेड्यूल कास्ट के सप्लान के ऊपर बात नहीं कर रही है, जो सरकार धड़ल्ले से उसका मजाक उड़ा रही है। उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कामों के लिए कर रही है। कांग्रेस के टाइम पे वो कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए हुआ था, बीजेपी की सरकार में वो गाय का चारा और उसके लिए हो रहा है, वो हमारे पास तो नहीं आ रहा है। हमारा संगठन है खास करके ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जो है, तो हमारी इस पूरी ये जो मसला है शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ क्रीमी लेयर, इसके ऊपर हमारी जो धारणा है वो बाबा साहब का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, हमने कोशिश ये की है कि बाबा साहब के इस सवाल के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग थी और इस मसले के ऊपर उनके क्या सुझाव थे, इसके इर्द गिर्द हमने हमारे संगठन की पोजीशन बनाई है। तो वो पोजीशन बताने के पहले मैं आपके सामने एक बाबा साहब का एक जो लिखा हुआ है, खास करके आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने जो एक अपना राइटिंग लिखा हुआ है, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब दुनिया में आधुनिक राज्य की कल्पना की गई, और जब मैं आधुनिक राज्य बोल रहा हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सरकार होगी जिसका एक संविधान होगा, और संविधान चलाने के लिए और सरकार चलाने के लिए लोगों को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, और साथ ही साथ इस आधुनिक राज्य की उस देश के तथाकथित जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अमीर है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसके साथ में आधुनिक राज्य का रिश्ता क्या होगा, उसके साथ उसका समझौता क्या होगा, और इस समझौते की बुनियाद पर कोई भी आधुनिक राज्य की कल्पना की जानी चाहिए। और उसका उदाहरण देते बाबा साहब कहते कि उल्स्टर आयरिश होम रूल के नुमाइंदों को कह रहा है कि जब वो उन्हें इनवाइट कर रहे कि आप बताइए, वो उल्स्टर को पूछ रहे कि उल्स्टर आप बताइए हमें कि आपको इस संविधान में क्या अधिकार चाहिए, हम आपके समक्ष वो अधिकार रख देंगे। उल्स्टर इस बात को कहता है कि नहीं, हमें आपसे कोई अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो आपके अंदर हम ये नहीं चाहते कि आप हम पर राज्य करें। बाबा साहब कहते कि इमेजिन कीजिए कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, खास करके आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग ने पोजीशन ली कि इस देश का हिंदू मेजोरिटी के अंडर हम नहीं रहना चाहते हैं और इसीलिए हमें स्वतंत्र दूसरे देश चाहिए, इसलिए पाकिस्तान चाहिए, ये पोजीशन अगर इस देश का शेड्यूल कास्ट ले लेता कि वी एज अ पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटी इन योर कंट्री डोंट वांट टू गेट रूल्ड बाय यू, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? और बाबा साहब यहाँ पे माइनॉरिटी का शब्द का जिक्र जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 1942 में जब एक मेमोरेंडम ब्रिटिश सरकार को सबमिट कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं सरकार को कि इस देश में मुसलमानों को आपने माइनॉरिटी मानकर उनको आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आपने इस देश में इवन सिख, जो इस देश का 4% भी नहीं है, उसको आपने माइनॉरिटी के नाम पे उसके लिए कुछ चीजें सुरक्षित की, लेकिन इस देश का बड़ा माइनॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट है, 1/3 है, उसके लिए आपने अब तक कुछ नहीं किया। ये बाबा साहब कह रहे हैं। अब ये बातें मैं आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि आरक्षण का जन्म भारत में अगर बाबा साहब के जमाने से देखा जाए और आधुनिक भारत
इस कल्पना से अगर देखा जाए तो वो जो आरक्षण है वो निगोशिएशन का प्रोडक्ट है। सरकार इस देश जो भारत राज्य है और शेड्यूल कास्ट एज अ होल वन कम्युनिटी, इसके बीच का पॉलिटिकल निगोशिएशन है कि इस देश का भारत जो है राज्य है, इस देश की सरकार हमें क्या देंगी अगर हम इस सरकार का पार्ट बनते हैं, इस भारत आधुनिक राज्य का पार्ट बनते हैं, तो हमारा और आपका रिश्ता क्या है। क्योंकि मुसलमानों ने अपना हक तो मान लिया, उन्होंने बोला कि हमें जो है अलग देश चाहिए, आपने अलग देश दे दिया। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारा आपके साथ रिश्ता क्या है, ये आप डिफाइन कीजिए। और इसीलिए बाबा साहब ये जो सवाल है सब क्लासिफिकेशन का, ये सवाल बाबा साहब के पास पहुंचता है कि इस सब क्लासिफिकेशन के ऊपर आपकी क्या राय है। तो बाबा साहब उस पर यह कह रहे हैं और रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में कि शेड्यूल कास्ट वो जब अलग अलग जातियां एक शेड्यूल के अंदर है तो उसके पास पूरे भारत में इस देश के सरकारों के साथ निगोशिएशन करने के लिए एक बड़ा उसके पास संख्या है, दैट वी एज अ वन माइनॉरिटी विच इज अ वन, जो इस देश का 1/3 है। एक अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है, देन इस देश का हिंदू मेजोरिटी है, देन वी एज अ शेड्यूल कास्ट अक्रॉस द कंट्री हम एक माइनॉरिटी है। और इस माइनॉरिटी के बुनियाद पर हम आपके साथ राजनीतिक सौदा करेंगे, हम आपके साथ शैक्षणिक सौदा करेंगे, हम आपके साथ इस देश में संपत्ति का सौदा करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था, और मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि ये जो मेमोरेंडम है जो बाबा साहब ने लिखा है, ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मेमोरेंडम 1942, एंड देयर ही वहां पे वो कहते हैं कि शेड्यूल दैट कि आप शेड्यूल कास्ट को एज ए माइनॉरिटी ट्रीट कीजिए। नाउ ही इज यूजिंग द वर्ड शेड्यूल कास्ट एज ए माइनॉरिटी। नाउ अभी जो मैंने जिक्र किया कि ये सवाल बाबा साहब के पास आया था सब क्लासिफिकेशन का, तो बाबा साहब उसके हवाले में ये बात कहते हैं कि रिजर्वेशन अनलाइक अदर वेलफेयर पॉलिसीज, रिजर्वेशन जो बाकी वेलफेयर पॉलिसी है उससे अलग है, उसीलिए आप उसको बाकी अलग वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जो जैसे कि ये कि अगर सरकार ने कहा कि किसी एक समूह के पास में घर रहने के लिए नहीं है या अनाज नहीं है, तो हो सकता है कि सरकार आपको घर मिले ये सुनिश्चित करने के लिए आपके घर में आए और आपको बोले कि आपके पास घर नहीं है, ये सरकारी योजना के अंतर्गत ये फॉर्म है, स्कीम है, इसको आप भरिए और आपको कुछ महीनों में आपको घर मिल जाएगा। रिजर्वेशन इस तरीके से फंक्शन नहीं करता है। रिजर्वेशन हैज टू अवेल, वन हैज टू अवेल रिजर्वेशन। जैसे सारे स्पीकर्स ने बात कही, उसी परिप्रेक्ष्य बाबा साहब भी इसी परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर आपको उसका फायदा लेना है तो आपको बेसिक एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा। और बाबा साहब ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन इसीलिए भी है कि इस देश में अगर एंटी अनटचेबिलिटी लॉ है जो वो ये कहता है कि आप शेड्यूल कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उसके आइडेंटिटी पे, या अगर ये एक्ट है, ये लॉ है, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये केवल एक्ट इस बात की सुनिश्चित नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा जाए खास करके ब्यूरोक्रेसी में, तब वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि आपको ये लेना है तो आपको साथ ही साथ एक रेडिकल मेजर्स अलग तरीके से देने पड़ेंगे शेड्यूल कास्ट के उन कम्युनिटी और सारे शेड्यूल कास्ट को, क्योंकि शेड्यूल कास्ट ट्रेडिशनली कैपिटल से दूर रहा हुआ, एजुकेशन और कैपिटल से दूर रहा हुआ। जैसे मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि कास्ट डज नॉट हैव आइडिया ऑफ लेबर। पश्चिमी देशों में, पूरी दुनिया में जो श्रम करने वाली कम्युनिटी थी, वो श्रम करने वाली कम्युनिटी कभी ना कभी अपने आप को मोबाइल कर पाई। खास करके पश्चिमी देशों में, जिसको आज के लैंग्वेज में आप पेजेंट कहते हो या वर्किंग क्लास कहते हो, अगर किसी एक दो कम्युनिटी का आप अध्ययन करते हो, इवन फॉर दैट मैटर इन जापान इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, अगर आप उन कम्युनिटी का अध्ययन करते तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनली श्रम करने वाली जो कम्युनिटी है, वक्त के साथ साथ जब जिन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जहां पर अभी आज की तारीख में न्यू मार्केट इकोनॉमी आई है, कई हद तक हम देखते हैं कि उनमें एक तरह का मोबिलिटी आया। लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं सका। उसका कारण ये है
कि कास्ट जो है सबसे पहली चीज आपसे जाति छीनती है वो ये कि जो आप श्रम कर रहे हो ये श्रम नहीं है, ये जाति ने दिया हुआ गया काम है। इसीलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर इन अ कास्ट, व्हाट एग्जिस्ट इन द कास्ट सिस्टम इज रिचुअल ड्यूटी। और जाति के अंदर जब रिचुअल ड्यूटी है, मैं जमींदार हूं, आप मातंग है, महार है, महाराष्ट्र एक केस बता रहा हूं, आपने मेरे बहन की शादी है, आपने मेरे घर में पूरा काम किया, आपने जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाई, आपने जो भी झाड़ू पोछा था वो कर दिया, आपने सारी गंदगी साफ कर दी, सब हो गया, अभी जो बचा हुआ खाना है, जो अनाज है आपको मिलेगा। तो देयर इज नो एक्सचेंज। लेबर का बेसिक डेफिनेशन है देयर इज एक्सचेंज। वो एक्सचेंज किसी भी कैपिटल फॉर्म में हो सकता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी दैट एक्सचेंज हैपन थ्रू द मनी, राइट? बट विद इन कास्ट सिस्टम, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं है, रिचुअल ड्यूटी है, तो लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट द वेरी जो कैपिटल है उससे दूर रहा, कि उसके पास एक्सचेंज के लिए पैसा ही नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो सरकारों ने उनके लिए रैडिकल वेलफेयर मेजर पॉलिसीज होनी चाहिए। जो क्या? कि उनके लिए शिक्षा, बुनियादी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस होने चाहिए, उनके पास उनके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। और अगर ये नहीं होंगे तो वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। ये बाबा साहब कह रहे। आज के इस परिप्रेक्ष्य में यही बात आज के जजमेंट पे लागू होती है, जहां पर जजमेंट में पंजाब गवर्नमेंट का हवाला, पंजाब का हवाला दिया गया, साथ ही साथ वाल्मीकि कम्युनिटी का हवाला दिया गया। 70 के दशक में पंजाब सरकार जो है एक ऑर्डिनेंस लाती है और वो ये कहती है कि रिजर्वेशन का बंटवारा होगा शेड्यूल कास्ट के, और 50-50% में होगा, और खास करके वाल्मीकि और जो ये है मजहबी सिख, उनको जो है प्रायोरिटी बेस पर आरक्षण दिया जाएगा। अभी कोई भी जब जजमेंट हो रहा है, जब इस बात पर चर्चा हो रही है, तो मैं ये समझता हूं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल्सो द साइंस, पहली बात ये होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे क्या है, ये किसी भी जुडिशरी या बेंच ने पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि क्या इस तरह का सब डिवीजन का एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो हाँ, हुआ है। वो कहां पर हुआ है? वो पंजाब में हुआ है। वो कहां पर हुआ है? वो बिहार में हुआ है। तो पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं? 70 के दशक में सब डिवीजन हुआ, और वो क्यों हुआ मैं पहले आपको भी बता देता हूं। अकाली दल जो पंजाब का सबसे बड़ा दल बहुत लंबे समय तक रहा, अकाली दल, और पंजाब में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन जो है, टोटल शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन हम सबको पता है, एवरेज जो भारत में है उससे कहीं ज्यादा है, 35-36% के आसपास शेड्यूल कास्ट का पंजाब में पॉपुलेशन है। तो अकाली दल और कांग्रेस वहां के दो मुख्य दल थे। वहां का जो चमार कम्युनिटी वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा, ट्रेडिशनल नहीं, जो एंटी कास्ट मूवमेंट भी वहां पे चली, खास करके जो आदि धर्म मूवमेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो उस समय में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, इनकी राजनीति पंजाब में अच्छे खासे लंबे समय तक अच्छी रही, लेकिन उसको तोड़ा गया। जैसे महाराष्ट्र में आरपीआई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कांग्रेस ने तोड़ा और बाकी मराठा लीडर्स ने तोड़ा, उसी तरीके से पंजाब में जो जाट लीडरशिप थी अकाली दल की और साथ ही साथ कांग्रेस की, उसने वहां की शेड्यूल कास्ट इंडिपेंडेंट लीडरशिप को, राजनीति को खत्म करने का काम किया। वो कैसे? जब पता चला कांग्रेस को कि मजहबी सिख जो है, वो मजहबी सिख और वाल्मीकि जो है वो अकाली दल का सबसे स्ट्रांग सपोर्टर है, जाट तो है ही है, तो अगर अकाली को कमजोर करना है और मजहबी सिख और वाल्मीकि को कांग्रेस का समर्थक बनाना है, तो हम ये काम करते हैं कि इसमें डिवाइड करते हैं आरक्षण में। 70 के दशक में उन्होंने ये किया और लंबे समय तक, जब तक हाईकोर्ट ने इसको नहीं फटकारा, तब तक उसने उसको जारी रखा। अब सवाल ये बनता है कि 3-4 दशक जब आपने उसको लागू किया, उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप आरक्षण को निगोशिएशन के अलावा केवल और केवल एक वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट कर रहे हो, जैसे घर बनाने की योजना हो या और कोई टॉयलेट बनाने की योजना हो, इस तरह की योजना की तरह अगर आप ट्रीट कर रहे हो
और एक निगोशिएशन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो हमारा सवाल ये है कि जहां सब डिवीजन किया आपने वहां के परिणाम क्या है। पंजाब का डेटा आपको ये बताता है, आज 2001 का सेंसस और पंजाब के जो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आज भी पंजाब में एजुकेशनल लेवल पे सबसे पीछे रहने वाली कम्युनिटी वाल्मीकि कम्युनिटी। जो गांव में रहने वाला सबसे बड़ा तबका है मजहबी सिख और वाल्मीकि कम्युनिटी का है, जिसे पंजाब सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो लैंडलेस लेबरर है, जिनके पास जमीन नहीं है और वहां के जमींदार एंड जाटों के काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंजाब सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, वहां का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो उसका परिणाम तो यह हुआ कि आपने जब सब डिवीजन किया तो बेसिक जो एजुकेशनल फैसिलिटीज थी, आपको करना यह था कि रिजर्वेशन आप बाद में लागू करते सब डिवीजन का, पहले यह करते कि आप स्पेसिफिक मजहबी सिख और वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए सेपरेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाते, टारगेट लेके कि ये 10 साल में हम मजहबी सिखों का, वाल्मीकि का इतना बेसिक एजुकेशन पूरा करेंगे, इतना इनको हायर एजुकेशन पर लाएंगे, जो कि आपने नहीं किया। तो सब डिवीजन का मसला भला ही सुप्रीम कोर्ट उसको वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट करे, लेकिन सब डिवीजन हमेशा से राजनीति का पार्ट रहा है। और किसकी राजनीति का पार्ट रहा है? इस देश के अपर कास्ट ऊंची जाति का पार्ट रहा है। पहले पंजाब में वो कांग्रेस ने किया, वो बाद में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान जी को कमजोर करने के लिए बिहार में किया, और अभी महाराष्ट्र में आरएसएस बीजेपी जो एक नया गठबंधन शेड्यूल कास्ट के बीच में हो रहा है, खास करके वहां के मातंग जो बड़े लेवल पर बुद्धिस्ट बन रहे हैं और आम्बेडकराइट समाज से जुड़ रहे हैं, वो यूनिटी को तोड़ने के लिए आरएसएस बीजेपी ने कार्यक्रम चालू किया। बहुत ज्यादा कन्वर्जन मातंग समाज का भी बुद्धिज्म में हो रहा है, क्योंकि उनका यह कहना है कि बाबा साहब इज द ओनली होप एंड वे फॉरवर्ड। और पूरे देश में, उत्तर भारत, आप गुजरात में जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है बुद्धिज्म में, या जो कॉन्शियसनेस आम्बेडकर के इर्द गिर्द आ रहा है, उसको डिवाइड करने के लिए भी एक प्रोग्राम है। लेकिन खैर, अगर मैं उसमें ना जाऊं और केवल इतनी बात करूं कि सब डिवीजन का एक्सपेरिमेंट आपने किया, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी यह पूछना कि जब एक बार हो चुका है तो उस पिटिशनर को पूछना था कि यह एक्सपेरिमेंट इतने साल तक हुआ, आपने इंप्लीमेंट किया, इसका नतीजा क्या हुआ, आप हमको बताइए। क्योंकि नतीजा तो बोल रहा है कि ये गलत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब डिवीजन के कारण कोई भी सिग्निफिकेंट बदल पंजाब में नहीं आया। और अभी मैं पंजाब सरकार को भी पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 60 के दशक में एक एक्ट बनाया गया जो ये कहता है कि 33% कॉमन लैंड, सार्वजनिक जमीन जो है वो दलितों को दी जाएगी। पंजाब के अंदर एक्ट है, पता है आपको। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर भूमिहीन दलित कहां पर, तो पंजाब में है, एक्ट होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमको नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड मेरिटोरियस जज ने पूछना चाहिए था कि भारत सरकार का आंकड़ा ऐसा क्यों कहता है। ये एनजीओ की अलग अलग तरह की रिपोर्ट ऐसे क्यों कहती है कि एक्ट बनने के बावजूद भी पंजाब में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलितों का लैंडलेसनेस पंजाब में है। क्योंकि वहां पे एक डमी दलित को रखा जाता है, जब लैंड को लीज किया जाता है तो एक जमींदार एक डमी दलित को लेके आएगा, उसको आगे रखेगा, जमीन लेगा और उस जमीन के थ्रू फिर वो अपना ये करेगा। इसके खिलाफ वहां के दलितों ने आंदोलन चलाया। तो उन्होंने ये कहा, दलित संगठनों ने, कि अगर मैं अकेला उस जमीन को लीज करता हूं तो मुझे तो ये लोग कॉर्नर कर देंगे। तो हम लोग ये करते हैं, एक बड़ा दलित समूह बनाते हैं और इस तरह की जितनी भी जमीन है जो हमें मिलनी चाहिए, इसको हम कलेक्टिवली लेते हैं, कलेक्टिवली इसके ऊपर खेती करेंगे और जो भी इससे मिलेगा वो कलेक्टिवली आपस में बांटेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट वो बहुत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास ना सरकार का सहारा है, और सबसे बड़ी बात, जो बॉर्डर पे यहाँ के फार्मर्स बैठे थे और जिनके समर्थन में इस देश का सोकॉल्ड सेक्युलर मीडिया खड़ा हुआ था, इस देश के बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे, उन्होंने एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि जब यहाँ के बड़े बड़े फार्मर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो लैंडलेस लेबरर है आपका, वो वहां पे क्या कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि पंजाब एक ऐसा राज्य क्यों है जहां पर भारत में दलितों के पास सबसे ज्यादा लैंडलेस लेबरर है, ऐसा क्यों है। वहां पे दलित संगठन जब जब लैंड राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे उनको जाटों के द्वारा, जो फार्मर संगठन है, किसानों के जो अपने संगठन है, उनके द्वारा उनका
पूरे आंदोलन को दबाया जाता है। मैं पंजाब सरकार और तमाम तरह के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो इस सब कैटेगरी का पक्ष में खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप पूरे भारत का छोड़ दीजिए, पंजाब जैसे राज्य में जहां पर दलितों के पास जमीन नहीं है, क्या आप, और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है, सबसे ज्यादा बड़े फार्मर जो जिनके पास बड़ी जमीन है, नेशनल एवरेज से ऊपर कहीं, नेशनल एवरेज 0.5% है। भारत में किसानों के पास जमीन बहुत कम है। पंजाब केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों के पास ज्यादा जमीन है, इट इज समथिंग 5% समथिंग नेशनल एवरेज के हिसाब से। तो पंजाब में बड़े किसान हैं। क्या पंजाब सरकार और इस देश के किसान संगठन, किसान लीडर और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लीडर उन जाटों की जमीन लेके वो लैंडलेस लेबरर को बांटेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पंजाब सरकार, पंजाब के अलग अलग संगठनों के, दलित संगठनों की रिपोर्ट्स आप पढ़ी हुई, ये कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन भी दलित, खास करके मजहबी सिख और वाल्मीकि ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और जब परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड नहीं है, लैंडलेस है। और जिसके पास वो काम कर रहे हैं वो उसका मुबादला यानी उसका रोजी नहीं देते। कोविड के टाइम पे एक दलित संगठन ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ये कहती है, कोविड के टाइम पे अलग अलग जाटों की पंचायतों ने अनाउंस किया कि किसी भी लेबरर को 300 समथिंग के ऊपर ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और जो इस नियम को तोड़ेगा उस पर फाइन लगेगा। और जो दलित संगठनों ने इसका विरोध किया उनको कुचला गया, उनको मारा गया। क्या पंजाब सरकार को ये बात पता नहीं है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं बहुत रिस्पेक्टफुली, क्या योगेंद्र यादव जी जो आर्टिकल लिखे उनके पक्ष में, क्या उनको ये बात पता है? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो लैंडलेस लेबरर पंजाब में हैं, जिनका हवाला आप दे रहे हो वाल्मीकि का, क्या उस वाल्मीकि को आप जमीन दोगे जो लैंडलेस लेबरर है? उन संगठनों से, वो किसान के संगठनों से जिनके समर्थन में आप इस बॉर्डर पे खड़े हुए थे? और ये गुस्से से नहीं पूछ रहे, जो नैतिकता का सवाल इस देश के सो कॉल्ड लीडिंग शेड्यूल कास्ट को आप पूछ रहे हो कि आपने समर्थन करना चाहिए, हम बिल्कुल समर्थन करने के तैयार है। लेकिन जैसे बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपका बेसिक एजुकेशन ही पूरा नहीं है तो हाउ यू विल अवेल रिजर्वेशन, एंड देयरफॉर विदाउट एनी रेडिकल मेजर, अगर नहीं है, कोई आपने पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया उनके लिए, तो वो रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। जो मैं वाल्मीकि की बात कर रहा हूं, मजहबी की बात कर रहा हूं, उनके साथ यही हुआ। क्यों सरकार ने सब डिवीजन करने के बावजूद भी वो उनका ग्राफ नहीं बढ़ा, ना एजुकेशन में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना हायर एजुकेशन में, ना एम्प्लॉयमेंट में? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। क्या पंजाब सरकार ने बेसिक फैसिलिटीज उनको दी? नहीं दी। हमारी संगठन की तरफ से ये पोजीशन है जो बाबा साहब की थी कि आपको पूरे शेड्यूल कास्ट के लिए, खास करके उन शेड्यूल कास्ट के लिए जो ट्रेडिशनली आपको लग रहा है सबसे पीछे है, उनके लिए आपने डायरेक्ट मेजर देने चाहिए। जैसे कि क्या, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मांग और मातंग का सवाल छोड़ दीजिए, जो बहुत खास करके ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र के और सो कॉल्ड लिबरल और कुछ डोमिनेंट कास्ट के जो नेता और इंटेलेक्चुअल है, जो बड़ा अच्छा लगता है उनको बार बार बोलना मांग मातर कन्फ्लिक्ट, मातंग और महार का छोड़ दीजिए, मातंग से भी नीचे छोटी छोटी जातियां हैं जो बेगरी करती है शेड्यूल कास्ट के अंदर, जो भीख मांग के जीती है। और भीख क्यों मांगती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, जाति में उन्हें कभी भी लेबर की तरह ट्रीट नहीं किया गया। अब जो ये तो, और पैसों का कभी एक्सचेंज ही नहीं हुआ, तो क्या भारत सरकार एक डायरेक्ट मेजर की तरह उन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जिसके पास एक्सचेंज पावर ही नहीं है, क्या उसके जेब में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेगी? और ये बहुत सारे देशों ने किया है, और ऐसा होना चाहिए कि जिस कम्युनिटी के पास एक्सचेंज पावर ही नहीं है, जो जी रहा है कि मैं आपके खेत पर मजदूरी कर रहा हूं, मैं 6 महीना मजदूरी करूंगा, आपने मुझे ये 6 महीने के 10,000 रुपए देने हैं, इस तरह के लोग हैं, या आपने मुझे 2 चावल की बोरियां देनी है, ऐसी कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट एक्सचेंज पॉलिसी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तब बाबा साहब कह रहे हैं कि आपको उन कैपिटल जो है, कैपिटल उनके पास कैसे आए इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ये बाबा साहब कह रहे हैं। क्या भारत सरकार ने ये किया? क्या जब कांग्रेस पावर में थी उन्होंने किया?
कि आज बीजेपी पावर में है उन्होंने किया, कोई भी सरकारों ने नहीं किया। हालांकि सब डिवीजन का, शेड्यूल कास्ट के भीतर सब डिवीजन और सब डिवीजन के ऊपर राजनीति करने का फायदा इस देश में जिन्होंने कोशिश की उनको मिला। नीतीश कुमार को मिला बिहार में। अब नीतीश कुमार को पूछना चाहिए कि जब आपने दलित महादलित बनाया, मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, 10 मुसहर कम्युनिटी के या महादलित कम्युनिटी के आईएएस के नाम बताओ जो आपकी लीडरशिप के अंदर बने, आपकी सरकार के अंदर। 10 मैंने बिहार में नौकरी किया हो, वो भी महादलित कम्युनिटी के साथ किया हो। वहां का ब्यूरोक्रेसी पूरा का पूरा भूमिहार के पास है। आप रिजर्वेशन नौकरियों में छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में छोड़ दीजिए, स्कूल के अंदर मुसहर बच्चा, दुसाध बच्चा आगे नहीं बैठ सकता है अगर टीचर भूमिहार है। आप छोड़ दीजिए, बाकी दूर की बात, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। अगर उसके माँ बाप उसको ये कहते हैं कि भाई मैं मेरा पेट काट के तुमको स्कूल पढ़ा रहा हूं, उसके साथ स्कूल में इतना छल होता है, इतना ह्यूमिलेशन होता है कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देता है। आप मुसहर टोला में जाके देखिए। लेकिन कोई भी रेडिकल वेलफेयर पॉलिसी जो है सरकार ने वहां पे नहीं बनाई और इसका सीधा सीधा फायदा जो है खाली राजनीति को हुआ। तो दिस इज अ बैड फेथ पॉलिटिक्स। सब कैटेगराइजेशन बाय, चाहे वो राजनीति पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, ये हमेशा बैड फेथ पॉलिटिक्स रही है। अगर आपका फेथ अच्छा होता है इसमें कि आपको भला करना है शेड्यूल कास्ट का, और अभी भी मैं कह रहा हूं, अरुंधतिया कम्युनिटी का आप उदाहरण दे रहे हो तमिलनाडु का। अरुंधतिया कम्युनिटी, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए उनका एजुकेशन, उनके बच्चों में इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, आप उनके लिए अलग से स्कूल क्यों नहीं बनाते? वो छोड़ दीजिए। अरे जो बजट शेड्यूल कास्ट का है, भारत की कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान है और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान है, ऐसी कोई सरकार नहीं जो उसका मिसयूज नहीं करती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। और आप आरटीआई डाल के इसके खिलाफ आंदोलन करोगे ना, आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है। जो पैसा उनको आपने देना था कि भाई चलो मैं मानता हूं ये वाल्मीकि कम्युनिटी है, उनके लिए आपको स्पेशल ऐसा कॉलेज बनाइए, ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाइए कि वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले पाए, वो आप क्यों नहीं कर रहे? और जब ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ये भी इस बात को भी नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन, मैं कहता हूं कि ये जो जजमेंट है, ऐसा लगता है कि सबसे बुरा और सबसे डेंजर, अगर वार किसके ऊपर आरक्षण ने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जजमेंट से। सबसे डेंजर, चारों तरफ से रिजर्वेशन को घेरा है, चारों तरफ से। जजमेंट के ऊपर कमेंट करते हो आपने क्रिमिनल भी बोल दिया, जो कि जजमेंट का पार्ट नहीं था, ना पिटीशन का पार्ट था। लेकिन आपने जजमेंट के अंदर कमेंट करते हुए यह बात नहीं बोली कि भाई अगर जैसे मैंने कहा कि सब डिवीजन हुआ है तो उसके परिणाम के उसके ऊपर आपको नहीं बात करनी है। आपको शेड्यूल कास्ट के सब प्लान के ऊपर बात नहीं कर रही है, जो सरकार धड़ल्ले से उसका मजाक उड़ा रही है, उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कामों के लिए कर रही है जिसको आप यहां पे दिल्ली में कांग्रेस के टाइम पे वो कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए हुआ था। बीजेपी की सरकार में वो गाय का चारा और व्हाट नॉट, जो अभी न्यूज आ रही है उसके लिए हो रहा है, अलग अलग चीजों के लिए हो रहा है, वो हमारे पास तो नहीं आ रहा है। ये सवाल आपने नहीं पूछे। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट इज नॉट वन होमोजेनियस कम्युनिटी, आई मीन देयर इज नथिंग टू सरप्राइज। शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, ये कोई नया इनलाइटनमेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक हेट्रोजेनियस अलग अलग तरह का ग्रुप है। ये बाबा साहब तब भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं, लेकिन प्रयास ये था कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस लेवल पे, नेशनल लेवल पे ग्रुप बने ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट राजनीति को जिंदा रख पाए। ये था। उसके तहत हमने क्या देखा कि जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जो बाबा साहब के विरोधी भी थे, चाहे एमसी राजा हो, चाहे हमारे विदर्भ के कुछ लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के, उन सभी छोटे छोटे दलों ने जो अपने जाति के संगठन थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा हित अपने एक जाति के साथ टिके रहने का नहीं है। हम जो बाबा साहब कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट एज वन होमोजेनियस कम्युनिटी होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले जाटव महासभा उत्तर प्रदेश से बाबा साहब को सपोर्ट करती है,
और बाद में MC राजा भी बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल तब का बंगाल, वहाँ से जोगीनाथ मंडल बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं। विदर्भा के जो बाकी जो लीडर है सेंट्रल इंडिया के, वो बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं, जो पहले विरोध में थे बाद में समर्थन में भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी एज ए वन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कैन हैव मोर नेगोशिएशन विद द इंडियन स्टेट और दैट टाइम देन द ब्रिटिश स्टेट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, वो हेट्रोजेनियस है, तो महार मातंग का केवल मसला नहीं है फिर, या फिर चमार वाल्मीकि का नहीं है। मेरी कास्ट है महार, मेरे कास्ट के अंदर 12 जातियां हैं अलग अलग, उनका मसला है। फिर जो मेरी कास्ट के अंदर मैं एक फलाना कास्ट हूं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक फलाना कास्ट विद इन महार ज्यादा आगे है और फलाना एक स्मॉल कास्ट विद इन शेड्यूल कास्ट पीछे है। आप उसका क्या करोगे? कोई ये कहता है कि विदर्भ का महार ज्यादा आगे है और कोई ये कहता है कि मराठवाड़ा का महार पीछे रह गया, आप उसका क्या करोगे? अगर आप रिजर्वेशन को वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट करोगे तो मैं कहता हूं फिर आप जाति के आधार पर क्यों कर रहे हो? आप जेंडर भी लाओ उसमें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में चमारों में, महारों में, वाल्मीकि में सबसे ज्यादा पीछे महिला है, तो फिर वहां पे और डिवाइड करो उसे। और वहां पर ही क्यों डिवाइड कर रहे हो? शेड्यूल कास्ट के अंदर जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो उससे ज्यादा पीछे है, और वहां पर ही क्यों डिवाइड कर रहे हो? शेड्यूल कास्ट के अंदर जो ट्रांसजेंडर है वो महिलाओं से भी पीछे है, तो वहां पर भी डिवीजन लाओ। और वहां पर भी क्यों कर रहे हो? वहां पर उसके बाद में और भी अलग अलग आइडेंटिटीज है, उसके अगर आप उसको वेलफेयर की तरह ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज व्हाट, हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ व्हेन ही अपीयर्स इन द पब्लिक, स्पेसिफिकली ऑन द प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म, ही अपीयर्स very well tuned with the political correctness. He talks about gender, he talks about caste, he talks about sexuality, he talks about disability. He talks about everything which one American liberals talk. A perfect white liberal, and he is a perfect upper caste white, judge. But I want to ask, beyond this political correctness, I want to ask, हमारे चीफ जस्टिस को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि इस देश का 70% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो है वो लैंडलेस है। आप उनको लैंड देना चाहते हो? आपने कभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि इस देश के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने, जमींदार जातियों ने, वो जमीन का कुछ हिस्सा शेड्यूल कास्ट को देना चाहिए। आपने ये बात कभी नहीं कही। आपका पॉलिटिकल करेक्टनेस कहां गया? आपने कभी ये नहीं कहा कि ट्रेडिशनली इस देश का जुडिशरी अपर कास्ट के हाथों में रहा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पॉलिसी बनाने को सरकार को कहते हैं, सरकार को निर्देश देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का, और मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट का छोड़ दीजिए, आप ये कहिए, क्योंकि आप जैसे पॉलिटिकल करेक्ट है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप पहले कास्ट की बात करो, फिर जेंडर की बात करो, फिर क्लास। अभी मैं एकदम परफेक्ट हूं, क्योंकि मैं अभी जो आपकी बात कर दिया, मैंने उनकी भी कर दिया, सबकी कर दिया। अभी आप मुझ पर सवाल नहीं उठा सकते हो। आई एम परफेक्ट नाउ, लेकिन अंदर से मुझे देना कुछ नहीं आपको, है ना? तो अभी परफेक्ट। मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट आदमी को छोड़ दो, मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट महिलाओं को जज बनाओ। शेड्यूल कास्ट महिलाओं को छोड़ दो, आप वाल्मीकि महिलाओं को जज बनाने की बात करो। आप वाल्मीकि महिलाओं को छोड़ दो, वाल्मीकि ट्रांसजेंडर को जज बनाने की बात कर दो। आप वाल्मीकि ट्रांसजेंडर को छोड़ दो, आप वाल्मीकि ब्लाइंड पर्सन को बनाने की कोशिश करो। आप जितनी कैटेगरी लेके आना चाहते हो, आपको पॉलिटिकल करेक्ट अच्छा दिखने के लिए उतना लेके आओ, बट यू विल नेवर डू दैट, बिकॉज दिस इज हाउ द पॉलिटिकल करेक्टनेस फंक्शन। पॉलिटिकल करेक्टनेस ऐसा ही काम करता है ना। मैं और ऋतु है, मैं इनको बोलूंगा मैं तो एकदम परफेक्ट इंसान हूं, लेकिन मुझे पता है 9 बजे ऋतु अकेली नहीं घूम सकती, तो मेरा पॉलिटिकल करेक्ट होके इनका कोई मतलब थोड़ी है। बीइंग अ वुमन इन कैपिटल लाइक दिल्ली, एक लड़की अकेली अगर नहीं घूम सकती रात को 9 बजे, तो मेरा और इनके साथ जो मेरा पॉलिटिकल करेक्टनेस है महज भर राहत है उनके लिए, कि मैं, और उस राहत में मेरा बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि नाउ शी कैन नॉट क्वेश्चन मी, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिकल करेक्टनेस वर्क, कि सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा लेकिन रियल में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए रियल सवाल क्या है, और रियल सवाल हमारे डिस्कोर्स के लिए भी है। हमारी पोजीशन यह है कि सब कैटेगराइजेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक इस देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की सुनिश्चित नहीं कर देता कि जो शेड्यूल कास्ट सबसे पीछे है उनके लिए आप सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाओगे और उनको वेल्थ में हिस्सा दोगे। तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैकलॉग जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की कोई टिप्पणी नहीं की है कि अगर एक कैटेगरी से आपको कैंडिडेट नहीं मिला, जिसको आप हर जगह नॉट फाउंड सुटेबल कहते हो, जो जेएनयू में उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, जब हम आप प्रोटेस्ट करते थे, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो नॉट फाउंड सुटेबल,
शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो नॉट फाउंड सुटेबल। हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को नॉट फाउंड सुटेबल कहते हो, वो उस पोजीशन को आप जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हो, और पंजाब में ये हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।